10 दिसंबर को पूरी दुनिया ह्यूमन राइट्स डे के तौर पर मनाती है। ये संयुक्त राष्ट्र संघ का मानवाधिकार दिवस है। उस दिन संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1948 में वैश्विक मानवाधिकारों की घोषणा की थी, जिस पर भारत ने हस्ताक्षर किए थे। दिल्ली में संयुक्त राष्ट्र संघ का एक कार्यालय जोरबाग में है जी। बान की मून या शायद कोफी अन्नान, दोनों में से एक, मैं याद नहीं कर पा रहा हूं, शायद बान की मून थे संयुक्त राष्ट्र संघ के अध्यक्ष जी। हम उनके क्षेत्रीय कार्य में भारत के प्रतिनिधि के पास एक ज्ञापन देने जाना चाहते थे और हमने दिल्ली में कश्मीरी हिंदुओं के समुदाय से वरिष्ठ लोग, गणमान्य लोग, प्रतिष्ठित लोग, जो हमारी प्रेरणा के स्रोत हैं, जिन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में बहुत नाम कमाया है, देश में अखबारों के एडिटर रहे, लेखक रहे, कवि रहे, ऐसे लोगों को इकट्ठा किया, एक ज्ञापन तैयार किया और वहां गए भी। उस ज्ञापन को लेने संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थानीय प्रतिनिधि आए भी। उन्होंने कहा कि हम अपने सेक्रेटरी जनरल को ये ज्ञापन देंगे, लेकिन हमने कहा कि अड़चन कहाँ है। तो उन्होंने कहा, देखिए, जो शरणार्थियों के लिए प्रावधान है संयुक्त राष्ट्र संघ में, वो आप पर लागू इसलिए नहीं होते क्योंकि आपने अपने देश की सीमा नहीं लांघी है देश के बाहर शरण लेने के लिए जी। तो जो हमारी परिभाषा है शरणार्थियों की, उस पर आप सही नहीं उतरते। हमने कहा, हमारी सरकार तो हमें प्रवासी कहती है, माइग्रेंट कहती है, मानो हम अपनी मर्जी से चले आए हों, या कभी कभी विस्थापित कहती है कि मानो भूकंप पीड़ित हों या बाढ़ पीड़ित हों या कोई महामारी हो गई हो, कोई प्राकृतिक आपदा हो। हमारा तो जाति संहार हुआ है, नरसंहार हुआ है, हिंसा हुई है और पूरे के पूरे समुदाय को खदेड़ के निकाला गया है। तो हमारे लिए आपके पास कोई परिभाषा है? उन्होंने कहा, हाँ है। ऐसे लोगों को हम शरणार्थी न कह के इंटरनली डिस्प्लेस्ड पीपल, आईडीपीज कहते हैं। yes. हमने कहा, तो ठीक है, तो फिर आप हमें आईडीपीज मान लें, कम से कम उसके तहत हमारी निष्कासन को एक प्रामाणिकता दें। तो उन्होंने कहा, वो भी हमारे बस में नहीं है, क्योंकि आप अपनी ही देश की सीमा के अंदर विस्थापित हैं, तो इसीलिए आपके अपने देश की सरकार को ऐसा करना है और वो करेगी नहीं। हमने कहा, ऐसा क्यों है? उन्होंने कहा कि आपने, आपके देश की सरकार ने संयुक्त राष्ट्र संघ के शरणार्थियों के जो प्रावधान हैं उस पर भी और भीतरी विस्थापित लोगों के प्रावधानों को भी मान्यता तो दी है, लेकिन उसके लिए अपनी व्यवस्था में, अपने कानून में, अपने संविधान में कोई प्रावधान नहीं किए हैं। अच्छा, तो आपके देश की शरणार्थियों को लेके कोई नीति नहीं है। आपके देश की आईडीपीज को लेके कोई नीति नहीं है, घोषित नीति नहीं है। तो मुझे जो समझ में आया वो ये है कि हमारी व्यवस्था अपनी इस जिम्मेदारी से मुंह चुराती है। इस पर हस्ताक्षर करने के बाद भी मानवाधिकारों की घोषणा का न केवल अनुमोदन, उसके जो कुछ शुरुआती देशों ने उसमें पहल की, पहल लेने वाले देशों में है जी, और करने के बाद उसको अंततोगत्वा
उसको जो व्यवस्था में कानून बनाकर, प्रावधान करके, नीति बनाकर उसका क्रियान्वयन करना है, उससे बचते रहे। यही बात जेनोसाइड कन्वेंशन को लेके भी है। 1948 में उसी संयुक्त राष्ट्र संघ ने जेनोसाइड प्रिवेंशन और पनिशमेंट को लेके अपनी एक कन्वेंशन की घोषणा की। यहूदियों का जेनोसाइड 1945 में सामने आया था द्वितीय विश्व युद्ध के, और उसी को लेकर के पूरे विश्व की मानवता विचलित हुई और भविष्य में ऐसे जघन्य अपराध न हो, इसको लेकर पूरे विश्व में एक आम धारणा बने, एक आम व्यवस्था बने, उसके लिए प्रावधान था। भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ की इस घोषणा का अनुमोदन किया, समर्थन किया। हमारी संसद को 11 साल लगे। 1959 में हमारी संसद ने भी इस पर अपनी सहमति की मोहर लगाई जी। लेकिन उसी संसद को इस जेनोसाइड प्रिवेंशन और पनिशमेंट के लिए अपने क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में, अपने इंडियन पीनल कोड में जो प्रावधान करने थे, सजाएं तय करनी थी, मुकदमों की प्रक्रिया तय करनी थी, उसमें साक्ष्य की प्रक्रिया तय करनी थी जी। उसके लिए व्यवस्था करनी थी, कोर्ट्स तय करने थे जी। वो सब नहीं किए। आज की सरकार, पहले तो शायद हम ये कह सकते हैं कि सरकार इग्नोर करती थी इस सब्जेक्ट को, लेकिन आज की सरकार तो इस विषय को थोड़ा गंभीरता से लेती है, ऐसा लगता है। क्या आज की सरकार से इस विषय पे कभी चर्चाएं हुई? मुझे कई वर्ष हो गए ये विषय उठाते हुए, सार्वजनिक क्षेत्र में, सार्वजनिक विमर्श में, मीडिया में इस पर लिखते हुए, इस पर बोलते हुए, कैंपसेस में घूमते हुए, नागरिक मंचों से इसका आग्रह करते हुए, संसद परिसर में सांसदों के पास जा जाकर, पार्टियों के पास जा जाकर इसकी याचिकाएं देते हुए, लेकिन इस विषय पर आज तक जो हुआ है वो सिर्फ लीपापोती हुई है। मुझे बुला बुलाकर वरिष्ठ अधिकारियों ने, नेताओं ने कई बार आग्रह किया कि मैं ये सब करना बंद करूं, अच्छा, इस विषय पर न बोलूं, इसको सार्वजनिक रूप से इतने आक्रामक तरीके से न उठाऊं, इस पर चीखना चिल्लाना रोना धोना बंद करूं। तो मैंने उनसे पूछा कि आपको इससे क्या लाभ होगा, मेरे बोलने से क्या नुकसान होगा? तो उनका कहना था कि इससे कश्मीर के मुसलमान खुद को कटघरे में खड़ा महसूस करते हैं, इससे चिढ़ते हैं, नाराज हो जाते हैं, और फिर जो हम उनका दिल जीतने की कोशिश कर रहे हैं उसमें असफलता हाथ लगती है। तो सरकार न सिर्फ मेरे विषय में, मेरे समुदाय के विषय में, हमारे ऊपर हुए जाति संहार के विषय में कुछ नहीं करना चाहती, ये तो एक तरफ है। ये मुद्दा ही न बने, इस पर बातचीत भी न हो, विक्टिम्स खुल के रो भी ना पाए, अपने साथ हुए अन्याय की कथा व्यथा न रख पाए, इसके प्रयास हो रहे हैं। वेरी सैड। तो मुझे मेरी व्यवस्था से ज्यादा शिकायत है, क्योंकि मेरा समुदाय आज उन दो पाटन के बीच में पिस रहा है, जिसमें एक पार्ट तो वो है जो हमारा जाति संहार करता है, हमें समाप्त करने पर तुला हुआ है, जिसने हमारे विरुद्ध हिंसा की और जो हमें लौटने नहीं देना चाहता अपने घर। और दूसरा पार्ट वो है इस चक्की का जो इस पर आंखें मूंदे बैठा है, उसके डिनायल में है, उस पर लीपापोती कर रहा है, उससे मुंह चुरा रहा है, इंकार कर रहा है कि ऐसा कुछ हुआ भी था।